सोचिए एक ऐसा दौर जहां सिर्फ ये कहने पर कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है आपको जिंदा जलाया जा सकता था। बिल्कुल। या फिर सत्ता में बैठे राजा के मन मुताबिक प्रार्थना न करने पर सरेआम फांसी की सजा भी हो सकती थी। हाँ, खौफ, अस्थिरता और राजनीतिक उथल-पुथल का वो दौर। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मौत के इसी साये के बीच अंग्रेजी साहित्य का सबसे खूबसूरत, सबसे क्रांतिकारी युग पैदा हुआ। एकदम सही कहा। और आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास 1500 से 1660 के बीच के ऐतिहासिक दस्तावेजों और साहित्यिक कृतियों का एक बहुत ही शानदार खजाना है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ तारीखें या राजाओं के नाम रटना नहीं है। हाँ, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि चौसर के साथ ही हमारा मिडिल इंग्लिश का पीरियड खत्म होता है और शुरुआत रेनेसा पीरियड की होती है। बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये रेनेसा और इसने रातों रात दुनिया को कैसे बदल दिया। देखिए, चौसर के बाद की उस खामोशी से लेकर शेक्सपियर के नाटकों के शोर तक का ये सफर कोई साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये मानव चेतना का एक पूरा का पूरा बदलाव है। राजनीति, धर्म और नई तकनीक ने आपस में मिलकर उस वक्त के इंसान के सोचने के तरीके को मतलब जड़ से हिला दिया था। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को शुरू से सुलझाते हैं। मिडिल इंग्लिश के अंत के बाद ऐसा लगता है जैसे समाज एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गया था, जिसे कंकड़ की तलाश थी। हाँ, और वो कंकड़ इंग्लैंड में नहीं बल्कि इटली में गिरा। हमारे स्रोत बार बार इस रेनेसा शब्द का जिक्र करते हैं। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका असल मतलब क्या था? रेनेसा मूल रूप से एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है पुनर्जन्म। अच्छा, पुनर्जन्म। हाँ, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पुनर्जन्म किस चीज का? ये दरअसल क्लासिकल ज्ञान, ग्रीक और रोमन कला और सबसे महत्वपूर्ण मानवतावादी आदर्शों का पुनर्जन्म था। ह्यूमनिज्म, है ना? बिल्कुल। इसकी शुरुआत 14वीं सदी में इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी और वहां से यूरोप के बाकी हिस्सों की यात्रा करते हुए ये 15वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड के तटों पर पहुंचा। चौसर का जो युग था वो बहुत हद तक मध्यकालीन सोच से बंधा था। रेनेसा ने उस पुरानी जंजीर को तोड़ने का काम किया। लेकिन ये जो मानवतावादी आदर्श या ह्यूमनिज्म है, इससे लेकर मुझे थोड़ी उलझन है। मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि इस दौर में अचानक लोगों ने भगवान पर विश्वास करना बंद कर दिया था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या वे पूरी तरह से नास्तिक हो गए थे? लोग नास्तिक नहीं हुए थे, बल्कि उनका नजरिया बदल गया था। मध्यकाल में सारा जोर सिर्फ इस बात पर था कि ये जीवन कुछ नहीं है। एक परीक्षा की तरह? हाँ, ये सिर्फ मृत्यु के बाद स्वर्ग पाने की एक कठिन परीक्षा है। हर चीज के केंद्र में दैवीय सत्ता थी और इंसान को एक पापी के रूप में देखा जाता था जिसे हर वक्त पश्चाताप करना है। बाप रे, कितना निराशाजनक नजरिया था। बिल्कुल। लेकिन ह्यूमनिज्म ने ग्रीक और रोमन विचारकों जैसे प्लेटो और अरस्तू से प्रेरणा लेकर एक नई बहस छेड़ी। उन्होंने कहा कि मानवीय गरिमा, हमारा तर्क करने का गुण और इस दुनिया में हमारे सांसारिक अनुभव भी उतने ही पवित्र और महत्वपूर्ण है। अच्छा। आपको याद होगा 1516 में थॉमस मोर की किताब यूटोपिया आई थी। हाँ, यूटोपिया। उसने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जो तर्क और न्याय पर आधारित था, न कि सिर्फ धार्मिक डर पर। इंसान अब अपनी खुद की क्षमताओं पर गर्व करना सीख रहा था। और सबसे दिलचस्प मोड़ तो यहाँ आता है कि ये बदलाव सिर्फ दर्शन शास्त्री की किताबों तक सीमित नहीं था। विज्ञान भी सदियों पुरानी दीवारों को तोड़ रहा था। बिल्कुल, कोपरनिकस का काम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, उनकी 1543 की हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। उससे पहले हर इंसान, हर धर्मगुरु यही मानता था कि हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज हमारे चक्कर लगाता है। सेगा। और फिर एक इंसान आकर कहता है कि नहीं, हम कोई केंद्र नहीं है, हम तो खुद सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। जरा सोचिए, एक आम इंसान के लिए ये बात सुनना कितना डरावना रहा होगा। ये एक वैचारिक भूकंप था। उस साइंटिफिक स्पिरिट ने न सिर्फ भौगोलिक मान्यताओं को बल्कि धार्मिक सत्ता के अहंकार को भी सीधी चुनौती दी। बिल्कुल। अगर इंसान ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है तो फिर वो क्या है? इन सवालों ने लोगों में प्रयोग करने की, ऑब्जर्वेशन की हिम्मत पैदा की। लेकिन देखिए, अगर आपके पास कितने भी महान विचार हों, जब तक उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का कोई तरीका ना हो, वो विचार दम तोड़ देते हैं।
सही बात है। और यही मुझे 1476 में विलियम कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में लाए गए प्रिंटिंग प्रेस की अहमियत समझ आती है। क्या ये कहना गलत होगा कि 15वीं सदी का प्रिंटिंग प्रेस उस दौर का इंटरनेट था? अरे वाह, ये इंटरनेट वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है ना? क्योंकि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उससे पहले किताबें कैसे बनती होंगी। कोई भिक्षु किसी मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर महीनों तक एक किताब की नकल कर रहा है। हाँ, और किताबें इतनी महंगी होती थीं कि उन्हें तिजोरियों में रखा जाता था। या जंजीरों से बांधकर। तो प्रिंटिंग प्रेस ने तो सब बदल दिया होगा। बिल्कुल, प्रिंटिंग प्रेस ने सचमुच ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की नींव रखी। उसने किताबों का मास प्रोडक्शन संभव कर दिया। जब किताबें छपने लगीं तो वे सस्ती हुईं और आम लोगों की पहुंच में आ गई। हाँ, इससे साक्षरता दर में जो उछाल आया, उसने समाज का ढांचा बदल दिया। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता तो रेनेसा के विचार, थॉमस मोर का ह्यूमनिज्म या कोपरनिकस का विज्ञान सिर्फ कुछ अमीर लोगों या चर्च के तहखानों में कैद होकर रह जाता। इस मशीन ने वैचारिक क्रांति को पंख दे दिए। बिल्कुल दे दिए। लेकिन वैचारिक क्रांति तो आ गई, पर साहित्य और कला कभी भी राजनीतिक माहौल से अछूते नहीं रह सकते। और उस वक्त इंग्लैंड का राजनीतिक माहौल मतलब किसी भयंकर तूफान से कम नहीं था। हाँ, अर्ली ट्यूडर पीरियड 1485 से 1558 का समय। इसकी कहानी इतनी खूनी और नाटकीय है कि आज की कोई भी थ्रिलर फिल्म इसके आगे फीकी लगे। सच कहा आपने। 1485 में बैटल ऑफ बॉस्वर्थ फील्ड के साथ दशकों लंबे वॉर्स ऑफ द रोजेस गृह युद्ध का अंत हुआ और हेनरी सप्तम ने ट्यूडर राजवंश की गद्दी संभाली। उन्होंने देश को वो बुनियादी स्थिरता दी जो रेनेसा के पनपने के लिए जरूरी थी। और शांति ज्यादा दिन टिकी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कहानी में असली रोमांच और उथल-पुथल उनके बेटे हेनरी अष्टम के आने के बाद शुरू होती है। हेनरी अष्टम इतिहास के सबसे विवादित राजाओं में से एक। 1534 का उनका एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ा। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, क्या हेनरी अष्टम ने रोम के कैथोलिक चर्च और पोप से सिर्फ इसलिए सारे रिश्ते तोड़ लिए क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक चाहिए था, या इसके पीछे सत्ता का कोई बहुत बड़ा खेल था? देखिए, तलाक वाला मुद्दा तो बस एक चिंगारी था। असली खेल सत्ता और अकूत संपत्ति का था। अच्छा। हाँ, हेनरी अष्टम ने महसूस किया कि चर्च के पास राजा से भी ज्यादा ताकत और जमीन है। एक्ट ऑफ सुप्रेमेसी के जरिए उन्होंने रोम से नाता तोड़ा और खुद को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च मुखिया घोषित कर दिया। बाप रे। इसके बाद जो हुआ वो इंग्लैंड के इतिहास का सबसे बड़ा लैंड ग्रैब या संपत्ति पर कब्जा था। उन्होंने देश भर के सदियों पुराने मठों को नष्ट कर दिया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली। बिल्कुल, और वो जमीन अपने वफादार दरबारियों में बांट दी। ये केवल एक धार्मिक बदलाव नहीं था, ये राजनीतिक शक्ति का अभूतपूर्व केंद्रीकरण था। रातों रात इंग्लैंड का भौतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। इसके बाद तो देश का जो हाल हुआ वो बहुत ही भयानक था। हेनरी अष्टम के बाद उनके बेटे एडवर्ड षष्टम आए, जिन्होंने बहुत ही कट्टर प्रोटेस्टेंट नियम लागू कर दिए। 1549 में बुक ऑफ कॉमन प्रेयर थोप दी गई। हाँ, और फिर कुछ ही सालों बाद गद्दी पर बैठी मेरी प्रथम, मेरी पक्की कैथोलिक थी। उन्होंने देश को वापस कैथोलिक बनाने के लिए ऐसा कहर ढाया, इतने प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जलाया कि इतिहास ने उन्हें ब्लडी मैरी का खौफनाक नाम दे दिया। ये सच में एक बहुत ही अंधकारमय समय था। तो मेरा सवाल यह है कि इस सब के बीच एक आम इंसान या कोई कवि अपनी जान कैसे बचा रहा था, जब सत्ताधारी हर कुछ सालों में देश का धर्म बदल रहे हों? मतलब कल जो प्रार्थना स्वर्ग का रास्ता थी, आज वो देशद्रोह बन जाए। तो कोई लिखे भी तो क्या लिखे? एक बहुत ही मार्मिक सवाल है। आम जनता एक गहरे मनोवैज्ञानिक खौफ में जी रही थी और लेखकों के लिए तो ये सचमुच एक बारूदी सुरंग पर चलने जैसा था। अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो आपका सिर कलम किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी खौफ ने साहित्य को एक नई रचनात्मकता दी। वो कैसे? लेखकों ने सीधे तौर पर बात कहना छोड़ दिया। उन्होंने रूपकों यानी एलिग्रीज का इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा, मतलब घुमा फिरा कर बात कहना। बिल्कुल। वे कहानियां और कविताएं लिखने लगे जिनमें बाहर से तो परियों या गडरियों की मासूम बातें होती थीं, लेकिन उनके भीतर सत्ता और धर्म की गहरी आलोचना छिपी होती थी। जान का ये डर ही था जिसने भाषा में प्रतीकवाद को इतनी खूबसूरती से विकसित किया। अद्भुत। और फिर
दशकों के इस खूनी ड्रामे के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर एक ऐसी शख्सियत बैठती है जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी, एलिजाबेथ प्रथम। हाँ, 1558 से 1603 तक का उनका शासनकाल, जिसे हम बड़े गर्व से अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। लेकिन खूनी संघर्षों के उस माहौल में एक युवा रानी ने अचानक से इतनी शांति कैसे कायम कर दी? देखिए, एलिजाबेथ बहुत ही चतुर और व्यावहारिक शासक थीं। वे जानती थीं कि देश धार्मिक कट्टरपंथ के पेंडुलम से बुरी तरह थक चुका है और टूट रहा है। इसलिए 1559 में उन्होंने एलिजाबेथियन रिलीजियस सेटलमेंट के जरिए एक बीच का रास्ता निकाला, जिसे वाया मीडिया कहा जाता है। बीच का रास्ता? लेकिन उसमें कैथोलिक रीति रिवाजों की भी काफी गुंजाइश थी। उनका ये मानना था कि वे लोगों की आत्माओं या उनके निजी विचारों में झांकना नहीं चाहती। मतलब जब तक आप राजा के वफादार हैं तब तक सब ठीक है। बिल्कुल, बशर्ते वे सार्वजनिक रूप से राजशाही के प्रति वफादार रहें। इसी व्यवहारिक सोच ने उस स्थिरता को जन्म दिया जिसने साहित्य के पनपने का रास्ता साफ किया। उनकी राजनीतिक समझ वाकई हैरान करने वाली थी। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की और इस वर्जिन क्वीन की छवि को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक ढाल बना लिया। एकदम सही। और फिर आता है साल 1588, जब कैथोलिक स्पेन, जो उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति था, उसने इंग्लैंड को कुचलने के लिए अपना विशाल जहाजी बेड़ा स्पेनिश आर्माडा भेजा। और वो घटना इंग्लैंड के इतिहास का सबसे गौरवशाली क्षण बन गई। इंग्लैंड की छोटी लेकिन फुर्तीली नौसेना ने स्पेन के उस अजय आर्माडा को चकनाचूर कर दिया। अरे वाह! इस एक जीत ने इंग्लैंड के लोगों में राष्ट्रीय गौरव की एक ऐसी जबरदस्त लहर पैदा की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक छोटे से देश ने यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्य को हरा दिया था। इस आत्मविश्वास का सीधा असर उनकी कला, उनकी भाषा और उनके साहित्य पर पड़ा। और इसी असीम आत्मविश्वास और शांति ने जन्म दिया एलिजाबेथियन थिएटर को। बिल्कुल। देखिए, थिएटर तो पहले भी होते थे, लेकिन वे ज्यादातर चर्च के प्रांगण में होने वाले मोरालिटी प्लेस तक सीमित थे, जिनमें सिर्फ धर्म और पाप पुण्य की बातें होती थी। लेकिन अब नाटक चर्च की पकड़ से आजाद हो चुका था। हाँ, 1599 में द ग्लोब जैसे विशाल प्ले हाउस बने। हम जरा उस माहौल की कल्पना करें। मतलब हजारों की भीड़ जमा है। ग्राउंडलिंग्स, जो सस्ते टिकट वाले दर्शक थे, वो स्टेज के बिल्कुल पास खड़े हैं। हवा में लहसुन, पसीने और बियर की गंध है। बहुत ही जीवंत दृश्य है ये। के विषय अब भगवान या शैतान नहीं थे, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान, सत्ता का लालच, सेक्युलर ट्रेजेडी और प्यार की जटिलताएं थीं। बिल्कुल, ड्रामा अब एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बन चुका था। ये पहली बार था जब इंसानी भावनाओं को, उसकी कमजोरियों को इतने खुले और भव्य रूप में मंच पर पेश किया जा रहा था। हाँ, ये ह्यूमनिज्म का ही एक व्यवहारिक रूप था, जहां इंसान की अपनी कहानी सबसे महत्वपूर्ण हो गई थी। थिएटर तो आम जनता के लिए एक सार्वजनिक मनोरंजन का साधन था, लेकिन सत्ता के बंद दरवाजों के पीछे राजा के दरबार में राजनीति और रोमांस का खेल एक बिल्कुल ही अलग भाषा में खेला जा रहा था। कविता की भाषा में। बिल्कुल। एलिजाबेथन युग में दरबारियों के बीच कविता लिखने का एक ऐसा क्रेज शुरू हुआ जिसने अंग्रेजी भाषा की शक्ल ही बदल दी। इसे हम एक तरह की पोएट्री रेवोल्यूशन कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और इसमें सबसे पहला और बड़ा नाम आता है सोनेट का। तो ये सोनेट आखिर है क्या? देखिए, सोनेट 14 लाइनों की एक बहुत ही सख्त नियमों वाली कविता होती है। इसकी जड़ें 13वीं सदी के इटली में है, जहां सिसिलियन स्कूल के ग्याकोमो दा लेंटिनी ने इसे गढ़ा था। लेकिन इसे पूरी दुनिया में मशहूर करने का श्रेय जाता है महान इटालियाई कवि पेट्रार्क को। अच्छा, पेट्रार्क। हाँ, पेट्रार्क ने लौरा नाम की एक महिला से एक तरफा प्यार में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन कविताओं की रचना की थी। उनके 366 सोनेट्स के संग्रह को इल कंज़ोनिएरे या राइम्स पार्स यानी बिखरी हुई कविताएं कहा जाता है। इसमें प्रेमी की आध्यात्मिक तड़प और प्रेम के वेदना का बहुत ही गहरा चित्रण है। लेकिन इटली की ये 14 लाइनों वाली प्रेम कविता इंग्लैंड के खूनी और खतरनाक राजनीतिक दरबारों में कैसे पहुंच गई? इसे इंग्लैंड लाने का काम किया सर थॉमस व्याट ने। अच्छा। वे हेनरी अष्टम के दरबार में एक राजनयिक थे। उन्होंने इटली की यात्राओं के दौरान पेट्रार्कन सोनेट को पढ़ा और उसे अंग्रेजी में पेश किया। पेट्रार्कन सोनेट का ढांचा कुछ ऐसा था। पहली 8 लाइनें, जिन्हें ऑक्टेव कहते हैं, वो एक समस्या या भावनात्मक उलझन को सामने रखती हैं। और आखिरी 6 लाइनें यानी सेस्टेट,
उसका कोई समाधान या उस पर कोई गहरा विचार प्रस्तुत करती हैं। इन दोनों हिस्सों के बीच एक बोल्टा होता है, यानी विचारों में एक अचानक बदलाव। तो ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यट की कविताएं सिर्फ प्यार के बारे में नहीं थी। तो फिर किसके बारे में थे? दरबार में जहाँ हर दीवार के कान होते थे और राजा का मूड कभी भी मौत का फरमान ला सकता था, वहाँ ये कविताएं अक्सर राजनीतिक असुरक्षा और सत्ता के धोखे को प्रेम के आवरण में छिपाकर व्यक्त करती थीं। बाप रे, ये तो बहुत ही जोखिम भरा काम था। और फिर मंच पर आते हैं हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे। मुझे लगता है इन्होंने इतालवी कविता को पूरी तरह से एक नया ब्रिटिश अवतार दे दिया। बिल्कुल, सरे ने एक बहुत ही व्यावहारिक भाषाई समस्या को पहचाना। इतालवी भाषा में ज्यादातर शब्द स्वरों पर खत्म होते हैं, यानी वाउल्स पर। हाँ। इसलिए वहां शब्दों को राइम करना बहुत आसान होता है। लेकिन अंग्रेजी एक बहुत ही अलग भाषा है, इसमें उतने मिलते जुलते साउंड नहीं है। इसलिए सरे ने उस 14 लाइन के ढांचे को बदल दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने इसे 4-4 लाइनों के 3 हिस्सों, जिन्हें क्वार्टरन्स कहते हैं, और आखिर में 2 लाइनों वाले राइमिंग कपलेट में बांट दिया। इसी ढांचे को आगे चलकर शेक्सपियर ने इतनी खूबी से अपनाया कि आज हम इसे शेक्सपियरन सोनेट के नाम से ही जानते हैं। और सरे का एक और बहुत ही क्रांतिकारी योगदान है, जिसे हम ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। जब उन्होंने वर्जिल के महाकाव्य एनिड का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो उन्होंने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। लाइनें आपस में राइम तो नहीं करती, लेकिन उनमें एक बहुत ही सख्त मीटर या लय होती है, जिसे अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। इसे आप ऐसे समझें जैसे हमारे दिल के धड़कने की आवाज होती है, धक 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 धक। जब इस स्वाभाविक प्राकृतिक लय को बिना तुकांत के शब्दों में पिरोया गया, तो भाषा को एक ऐसी आजादी मिली कि वो आम बोलचाल जैसी लगने लगी, पर फिर भी उसमें कविता का जादू था। ये एक बहुत ही शानदार व्याख्या है। ब्लैंक वर्ड्स ने सचमुच अंग्रेजी भाषा की बेड़ियां खोल दी। हाँ। इसी धड़कन वाली लय पर आगे चलकर शेक्सपियर ने अपने सबसे महान नाटक लिखे और जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जैसा महाकाव्य रच दिया। सरे ने अनजाने में ही अंग्रेजी साहित्य को उसका सबसे शक्तिशाली हथियार दे दिया था। बिल्कुल। और इन सारे काव्यात्मक प्रयोगों, इस नई भाषा और इस आजादी को जिस एक व्यक्ति ने अपनी रचनाओं में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया, वो थे एडमंड स्पेंसर। हाँ, स्पेंसर। चार्ल्स लैम्ब जैसे आलोचकों ने तो उन्हें कवियों का कवि तक कह डाला। स्पेंसर की पहली बड़ी रचना 1589 में आई, द शेपर्डेस कैलेंडर। इसमें गडरियों के जीवन के माध्यम से उन्होंने 12 अलग अलग महीनों के लिए कविताएं लिखीं। लेकिन स्पेंसर को अमर करने वाली रचना कोई और ही थी। बिल्कुल, और वो रचना है उनका विशाल और अत्यंत महत्वाकांक्षी महाकाव्य द फेरी क्वीन, जो 1590 और 1596 में प्रकाशित हुआ। ये कोई आम राजा रानी की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय रूपक या एलेगरी है। तो अगर हम इस भारी भरकम किताब को डिकोड करें, तो इसमें असल में चल क्या रहा है? देखिए, इसे आप 3 अलग-अलग चश्मों से देख सकते हैं। अच्छा। अगर आप इसे नैतिकता के चश्मे से पढ़ें, तो इसका हर शूरवीर इंसान के किसी खास गुण का प्रतीक है, जैसे पवित्रता, संयम या न्याय। और दूसरा चश्मा, अगर आप इसे राजनीति के नजरिए से देखें, तो इसमें जो ग्लोरियाना यानी फेरी क्वीन है, वो सीधे तौर पर महारानी एलिजाबेथ का महिमा मंडन है। अरे वाह। और तीसरा स्तर है धर्म का। पहले भाग का मुख्य पात्र रेड क्रॉस नाइट इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट चर्च का प्रतीक है, जो कैथोलिक चर्च रूपी ड्रैगन और बुराइयों से लड़ रहा है। स्पेंसर ने धर्म, राजनीति और नैतिकता को एक ही धागे में पिरो दिया था। कमाल है। और इसके लिए उन्होंने खुद का एक नया स्टैंजा भी याद कर दिया, जिसे स्पेंसेरियन स्टैंजा कहते हैं। बिल्कुल। ये 9 लाइनों का एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर है। शुरू की 8 लाइनें तो उसी धक-धक वाले आयामिक पेंटामीटर में चलती हैं, लेकिन जो 9वीं लाइन होती है, जिसे अलेक्जेंड्रियन कहते हैं, वो थोड़ी लंबी होती है। इसे पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे 8 लाइनों तक दौड़ने के बाद 9वीं लाइन पर आपने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी हो। एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। हाँ। उन्होंने अपनी शादी के लिए एपिथैलामियन भी लिखा, जिसमें साल के 365 दिनों को दर्शाती 365 लाइनें। उनकी गणितीय सटीकता सच में कमाल की है। बिल्कुल है। लेकिन यहां पर एक बात जो मुझे काफी खटकती है, और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। क्या ये? हम स्पेंसर को कवियों का कवि कह रहे हैं, उनकी कला की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनके एक गद्य लेख अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड के बारे में पढ़ा।
हाँ, वो काफी विवादास्पद रहा है। स्पेंसर ने एक लंबा वक्त आयरलैंड में एक ब्रिटिश प्रशासक के तौर पर बिताया था और इस लेख में उनका रवैया बहुत ही क्रूर, सत्तावादी और पूरी तरह से औपनिवेशिक नजर आता है। वे वहां के लोगों की संस्कृति को कुचलने की वकालत करते दिखते हैं। ये विरोधाभास थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ इतनी सुंदर कविताएं और दूसरी तरफ इतना कठोर नजरिया। देखिए, ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है और इतिहास का अध्ययन करते समय ऐसी असहज सच्चाइयों का सामना करना ही पड़ता है। जब हम किसी महान ऐतिहासिक साहित्यकार को पढ़ते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो अपने समय की राजनीतिक जटिलताओं, पूर्वाग्रहों और साम्राज्यवादी सोच से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। सही बात है। स्पेंसर की कविता की भव्यता अपनी जगह बेजोड़ है, लेकिन आयरलैंड को लेकर उनका जो नजरिया था वो उस दौर के ब्रिटिश विस्तारवादी और दमनकारी नीति का ही एक सीधा अक्स है। एक आलोचक के तौर पर हमें इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखना होता है। हाँ, इतिहास को हम केवल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बांट सकते। इंसान और उसका समय दोनों ही बहुत सी परतों से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हम देखते हैं कि चौसर के बाद का ये जो रेनेसा का दौर था, ये सिर्फ कुछ नई किताबों या नाटकों के छपने का दौर नहीं था। ये इंसान के अपने वजूद को देखने के नजरिए का पुनर्जन्म था। उसने अपने धर्म से सवाल किए, ब्रह्मांड में अपनी जगह को फिर से परिभाषित किया और सत्ता की अनिश्चितताओं के बीच खुद को अभिव्यक्त करने का एक नया रास्ता खोजा। वियाट ने जिस इटालियन फॉर्म को उधार लिया, सरे ने जिसे अंग्रेजी लहजे की धड़कन दी और स्पेंसर ने जिसे एक महाकाव्य का रूप दिया, सच तो ये है कि आज हमारी आधुनिक अंग्रेजी भाषा और हमारा साहित्य उसी मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं। एकदम सही कहा आपने। आज जब हम कोई आधुनिक उपन्यास पढ़ते हैं, कोई गहरी भावनात्मक कविता सुनते हैं या सिनेमा के पर्दे पर इंसान की लालच की कोई ट्रेजेडी देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं 16वीं सदी के उसी खूनी संघर्ष, धार्मिक उथल-पुथल और रचनात्मक विस्फोट में गहराई तक धंसी हुई हैं। बिल्कुल। ये उन लेखकों की हिम्मत थी कि उन्होंने मौत के खौफ और सत्ता के पेंडुलम के बीच भी मानवीय अनुभवों को इतनी खूबसूरती से पन्नों पर उतार दिया। हाँ। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचारणीय बात जो जहन में आती है, हमने देखा कि कैसे 15वीं सदी में एक मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान को तिजोरियों से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया और एक पूरी पीढ़ी के सोचने का तरीका बदलकर रेनेसा को मुमकिन बनाया। आज हमारे आसपास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट का जाल है और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जानकारी को पलक झपकते ही हमारे सामने रख देता है। हाँ, ये तो है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम भी आज अनजाने में ही सही एक नए डिजिटल रेनेसा के बीचों बीच खड़े हैं। एक ऐसा पुनर्जन्म जिसे शायद हम उसके भीतर रहते हुए अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आने वाली सदियों का इतिहास लिख रहा है। ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस गहरे सवाल के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।